हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हिटलर का उदय से। ये हम लोग एनसीईआरटी की जुबानी पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है और हिटलर की सोच के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या किया और लोगों को कैसे आकर्षित किया अपने भाषा से, अपने भाषण से। चलिए हिटलर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके उदय के बारे में। ठीक है। अर्थव्यवस्था राजनीतिक और सामाजिक में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। वही 1879 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की अवस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपनी नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया और कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वारसे की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। इस पार्टी के बाद वे नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वो असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया, लेकिन महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। वहीं 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ न्यूज शब्द है एवरीवन, इसके बारे में हम लोग जैसे प्रोपोगेंडा के बारे में आपने पढ़ा कि देखिए एनसीईआरटी में प्रोपोगेंडा के बारे में क्या बताया। जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार जो पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि के माध्यम से किया जाता है। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वो अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वाष्ट शांति में भी नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वो बेरोजगार को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वो देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। यहाँ पे देखिए इस तरह की रैलियों हर साल आयोजित की जाती थी और नाजी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। विभिन्न संगठन हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण सुनते थे। जहां लंबी और सीधी कतारों को देखिए, इस तरह के चित्रों के माध्यम से नाजी सत्ता की भव्यता और ताकत को दर्शाने की कोशिश की जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या बताया। देखिए हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वो लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की और स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाची सैल्यूट और भाषण के बाद खास अंदाजों में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को
राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्ट का बार बार दमन किया गया और लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसस लडार्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। लोगों की बची खुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी और नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया। नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। वहीं पे 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स ASA के अलावा गोस्ताफो गुप्तचर राज्यों पुलिस SS या अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा ASD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई और गोस्तापो के यंत्रणा गृह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दास्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे और किसी को भी बिना कानूनी कार्यवाही के देश निकाला दिया जा सकता था, यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता था और दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हराल्ड शाक्त को सौंपी। शाक्त ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार और संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की फॉर फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली और 1933 उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। वही 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आड़ में 1938 में ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेनलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वार्षिकी संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों में ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। ये देखिए, यहाँ है बृहत्तर जर्मनी, यानी जो येलो में है वो बृहत्तर जर्मनी, ठीक है। उसके बाद है धुरी शक्तियों की मदद देने वाले देश जो ऑरेंज में हैं, और जर्मन कब्जों वाले इलाके इटली और उसका इलाका और तटस्थ देश, ये सब देखिए। नाची सत्ता का विस्तार यूरोप में 1942। ओके,
लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। सख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कई जगह नहीं थी। सख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकालने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वो राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। वही सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। वही 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया और यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण के जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी का चपेट में आ गया। ठीक है, बमबारी की चपेट में आ गया और सोवियत पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं जर्मनियों को नाको चने चबवा रही थी और सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। इसका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचाता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुए आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं और ये युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। ये भारतीय समाचार पत्रों में जर्मनी के हालात पर नजर पेपर से पता चलता था।